हेलो दोस्तों, कैसे हो। आपने पॉलिटी एनसीईआरटी कर रहे थे, पॉलिटी की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पे थे, क्लास 11th की। अपना अगला चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। तो चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। चलो तैयार हो जाओ। तो भारतीय संविधान में अधिकारों के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं चैप्टर का। देखो क्या कहता है ये। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना, उनके परस्पर अंतर संबंधों के बारे में ही नहीं बताता। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार की शक्तियों पर अंकुश रखता है और ऐसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें सभी व्यक्तियों को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखो क्या कहते हैं। संविधान क्या चीज़ है। संविधान नियमों का लेखा जोखा एक तरीके से कहा जा सकता है। संविधान हमें केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और परस्पर उनके संबंध के बारे में नहीं बताता है। यानी ये सिर्फ ये नहीं बताता कि यहाँ पर लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति है, लोकसभा राज्यसभा के रिलेशन क्या है, बल्कि इससे भी गहराई में यह हमारा अध्ययन करवाता है। क्या अध्ययन करवाता है ये संविधान जो है ना, संविधान बताता है कि लोगों को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, उनकी शक्तियों की सीमाएं क्या हैं, उनकी शक्तियों पर अंकुश कैसे रखा जा सकता है, हमारा देश प्रजातांत्रिक है कि नहीं है। तो इन सब के बारे में संविधान कहीं ना कहीं बताने का काम करता है। और संविधान में कहीं ना कहीं अधिकार लिखे हुए हैं, और अधिकार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मामूली अधिकार, कानूनी अधिकार, या फिर मौलिक अधिकार, है ना, मानव अधिकार, अलग अलग प्रकार के अधिकार भी होते हैं। ठीक है, देखो संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। उसमें प्रत्येक मौलिक अधिकार का प्रयोग की सीमा का भी उल्लेख किया गया है। देखो संविधान के 22 भाग हैं, उसमें से जो तीसरा भाग है उसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। और मौलिक अधिकार सिर्फ दे ही नहीं दिए गए, बल्कि मौलिक अधिकारों की सीमाओं का भी निर्धारण किया गया है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे तो ये अधिकार प्राप्त है तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। भाई वो तू चीज़ तब तक कर सकता है जब तक तू एक निश्चित सीमा के अंतर्गत है, एक दायरे के अंतर्गत है। उस दायरे को पार करते हुए तेरा ये अधिकार की सीमा खत्म हो जाती है। तो मौलिक अधिकारों की प्रयोग की सीमा का दायरा भी कहीं ना कहीं संविधान में तय किया गया है। ठीक है, इस अध्याय में आपको निम्न बातों का ज्ञान होगा। भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, एक एक मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ेंगे अपने। उन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है, कौन उसकी रक्षा करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन अधिकारों की व्याख्या, सुरक्षा करने में न्यायालय की क्या भूमिका होती है, न्यायालय की भूमिका का अध्ययन करेंगे। फिर मौलिक अधिकारों तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। भाई मौलिक अधिकार अलग चीज़ होती है, नीति निर्देशक तत्व अलग चीज़ होती है। और तीसरा फैक्टर एक मौलिक कर्तव्यों का भी आता है। तो हम तीनों का ब्यौरा भी देखेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, देखो पहला टॉपिक आता है अपना अधिकारों का महत्व। इसमें 2 कहानियाँ दे रखी हैं। पहले इन कहानियों को पढ़ लेते हैं, क्योंकि कहानी से हम अच्छा सीख पाएंगे। एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी सी डेवलप हो पाएगी। तो मैं कहानी को पढ़ता हूँ और कहानी के जरिए आपको अधिकारों के बारे में बताता हूँ। ठीक है, देखो बात है 1982 की। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियमों का निर्माण करना था। इसके लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न भागों से बड़ी संख्या में गरीब मिस्त्री और मजदूर को भर्ती कराया, लेकिन मजदूरों से कामकाज दयनीय दशा में लिया गया। उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। ठीक है, देखो उसके बाद क्या होता है। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार या बंधुआ मजदूरी जैसा ही है। नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध अधिकारों का यहाँ पर उल्लंघन हो रहा है। न्यायालय ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलाए। देखो इसमें एक कहानी दी गई है। 1982 में खेल होने वाले थे। इन खेलों को होने के लिए स्टेडियमों और फ्लाईओवरों या फिर सड़कों वगैरह की ज़रूरत थी, ताकि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके। अब इंफ्रास्ट्रक्चर जल्दी से सरकार को बनाना था, तो सरकार ने कहीं से मजदूर हायर कर लिए। अब मजदूरों को कम वेतन दिया जाता था, काम अधिक कराया जाता था। तो एक तरीके से ये बेगार या बंधुआ मजदूरी हो गई। भाई बेगार और बंधुआ मजदूरी क्या होती है, बिना पैसे दिए काम कराना। कम पैसे दे रहे हो तो वो भी तो एक लेवल तक बेकार ही है।
एक लेवल तक बंधुआ मजदूरी ही है ना, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, लोगों का शोषण होता है। तो हमें एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, उसका उल्लंघन हो रहा था। तो कुछ वैज्ञानिक या कुछ पढ़े लिखे लोगों ने इसकी याचिका कहाँ दायर कर दी, न्यायालय में दायर कर दी, और न्यायालय ने इस पर कोई ना कोई एक्शन लिया और लोगों को न्याय दिलाया। तो ये होगी पहली कहानी। दूसरी कहानी देखो क्या है। मचल लालूंग एक व्यक्ति है, मचल लालूंग की कहानी बताएगा ये। मचल लालूंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो कितने साल का था, 23 साल का। लालूंग असम के मंडी गांव जिले के चुबुरी गांव का रहने वाला था। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफ़ी अस्वस्थ पाया गया। चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई अस्पताल में एक कैदी के रूप में उसे भर्ती कराया गया। वहां उसका सफलतापूर्वक इलाज किया गया। डॉक्टरों ने जेल के अधिकारियों को 2 बार चिट्ठी भेजी तथा लालूंग के स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इस प्रकार से उसमें लिखा हुआ था। लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। लालूंग न्याय हिरासत में बना रहा। मचल लालूंग को 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय उसकी एज हो गई थी लगभग 77 ईयर्स, ठीक है। इस प्रकार वह 54 ईयर्स जेल में रहा और इस दौरान मुकदमे में एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य के बंदियों का निरीक्षण किया तब लालूंग को स्वतंत्र होने का कहीं ना कहीं अवसर मिला। देखो, लालूंग को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार करने के बाद जेल में रखा गया, सही टाइम पे उसका मुकदमा नहीं चलाया गया, बीमारी का बहाना बनाया गया। इस वजह से उसके लगभग 54 साल जेल में खराब हो गए। इन 54 सालों में वो बहुत कुछ कर सकता था, पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाता, कोई बिजनेस कर लेता या कहीं ना कहीं कुछ तो करता। अब 54 साल उसने जेल में बिताए तो उसका जीवन कहीं ना कहीं व्यर्थ चला गया। तो इससे भी उसके जीवन के अधिकार का कहीं ना कहीं उल्लंघन हो जाता है। देखो, जो ये मचल का पूरा जीवन ही व्यर्थ बीत गया क्योंकि उसे मुकदमे की सुनवाई हो ही नहीं सकी। हमारा संविधान सभी नागरिकों को एक अधिकार देता है जिसे बोलते हैं जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इसका अर्थ है कि हर नागरिक को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। अगर किसी को हम पकड़ लेते हैं तो उसको उस पर कोई आरोप लग गया तो उसको अपने खिलाफ जो आरोप लगे हैं उससे बचाव करने का अधिकार है, अपना वकील करने का अधिकार है। तो कहीं ना कहीं ये अधिकार है, इसका उल्लंघन हो रहा था। मचल लालूंग का इसी मामले की स्थिति की ओर संकेत है। संविधान द्वारा दिए के जो अधिकार है वो व्यवहार में प्राप्त नहीं होते। कहीं ना कहीं संविधान में तो लिख दिया जाता है ये अधिकार होंगे, ये अधिकार दिया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये अधिकार हमें नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार पहला जो उदाहरण था उसमें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी दिखाई देता है, लेकिन उसे न्यायालय में चुनौती दी गई। इससे मजदूरों को उचित मजदूरी मिल सकी जिसके वे हकदार थे। तो शोषण के विरुद्ध संवैधानिक अधिकार के कारण उनको न्याय कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो अगर हम मौलिक अधिकारों का सही तरीके से यूज़ करते हैं तो हम न्याय ले सकते हैं, लेकिन ले क्यों नहीं पाते? क्योंकि आम नागरिकों में इसकी अवेयरनेस नहीं है। अगर आप घर पे भी देखो, अपने मम्मी पापा को देखो जो थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि मौलिक अधिकार के नाम की भी कोई चीज़ होती है। तो अगर हम सबको पता है, मौलिक अधिकार हमारे पता है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ रखा है, तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस आती है और लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। भाई, जब हमें अपने अधिकारों का पता होगा तभी हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, ऐसे तो कोई और तो लड़ने वाला है नहीं। तो इसलिए हमें अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। देखो आगे क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। देखो, संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। देखो, संविधान द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उन अधिकारों को एक सूची बनाकर पंक्तिबद्ध या लिखित रूप में लिख दिया जाता है, तो उसे क्या कह देंगे? एक घोषणा पत्र कह देंगे। किसका घोषणा पत्र? अधिकारों का घोषणा पत्र। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या लिखे गए हैं? अधिकार लिखे गए हैं, एक जगह पे लिखे गए हैं जो कोई घोषणा करते हैं कि हम आपको ये अधिकार देता है। एक पत्र है, वो घोषणा करता है कि मैं आपको ये अधिकार देता हूँ, तो उसे बोल देंगे अधिकारों का घोषणा पत्र। अतः अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है और उसका उल्लंघन हो जाने पर उसका उपचार सुनिश्चित करता है। यानी सरकार जो है वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर उल्लंघन करती है तो उसके उपचार की भी व्यवस्था कहीं ना कहीं होती है। तो ये सब कुछ मेंशन किया जाता है कहाँ पे? अधिकारों के घोषणा पत्र में। और अधिकारों का घोषणा पत्र कहाँ होता है? हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। देखो, संविधान जो होता है ना, वो नागरिकों को अधिकारों को किससे संरक्षित करता है? नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है। देखो, लोगों के अधिकारों का उल्लंघन कौन करता है? सरकार करती है, या कोई निजी संगठन, कोई प्राइवेट कंपनी कर सकती है।
या कोई व्यक्ति कर सकता है। तो कोई भी चाहे वो व्यक्ति है, निजी कंपनी है या सरकार है, कोई भी किसी के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है, तो उसके बचाव का उपचार भी कहीं ना कहीं संविधान में होता है। तो कोई भी व्यक्ति हो जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है, उसे कहीं ना कहीं दंड हमारे संविधान द्वारा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग हो गए, विधायिका, कार्यपालिका, नौकरशाही या न्यायपालिका, अपने कार्यों के संपादन में व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर सकते हैं और इनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाती है। अगला टॉपिक है अपना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। अब हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल जो मौलिक होते हैं ना, कहते हैं ना ये बात तो सिर्फ मौलिक है, ये बिल्कुल बेसिक बात है। तो वो बेसिक अधिकार, वो मौलिक अधिकार जो हमें चाहिए ही चाहिए होते हैं, कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, देखो 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। कब? 1928 में। कौन सी समिति ने? मोतीलाल नेहरू समिति ने। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने एक मांग उठाई। क्या मांग उठाई? अधिकारों के घोषणा पत्र की, यानी हमें कुछ अधिकार चाहिए, उसको घोषणा पत्र सरकार जारी करे, तो ऐसी कोई मांग उठाई थी उन्होंने। अतः यह स्वाभाविक था कि स्वतंत्रता के बाद संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों का समावेश करने और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सभी की राय एक थी। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा देनी थी, जिन्हें मौलिक अधिकारों की कहीं ना कहीं संज्ञा दी जाती है। देखो मोतीलाल नेहरू की एक समिति थी, उन्होंने मांग उठाई अधिकारों के घोषणा पत्र की 1928 में, यानी हमारी स्वतंत्रता से पहले हमारे जो स्वतंत्रताविद थे, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो जानते थे कि अधिकारों को कितना महत्व है, लोगों को अधिकार क्यों चाहिए, किससे सुरक्षा होनी चाहिए, कितने दायरे में अधिकार चाहिए, वो इन बातों से वाकिफ़ थे। तो कहीं ना कहीं हमें पहले से ही पता था कि जब हमारा संविधान बनेगा तो उस संविधान में मौलिक अधिकारों को एक अच्छी खासी जगह हमें देनी है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि मौलिक अधिकार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। वे इतने ही महत्वपूर्ण हैं कि संविधान समय यह सुनिश्चित करता है कि सरकार भी उनका उल्लंघन ना कर सके। देखो मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है, इतने ज़रूरी होते हैं कि इसका उल्लंघन सरकार भी नहीं कर सकती। देखो एक दायरे की बात तो कर सकती है, मान लो जब देश की अखंडता की बात आ जाए या देश की सुरक्षा की बात आ जाए, तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम सबसे पहले देश को प्रेफर करते हैं, हम अपने आप से भी ज़्यादा प्यार हमारे देश से करते हैं। तो अगर देश की बात आ जाती है तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकारों से समझौता कर लेते हैं हम। लेकिन अगर वैसे बात की जाए तो मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इससे कभी भी समझौता नहीं किया जा सकता। ठीक है, देखो मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने, लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी, उसकी सुरक्षा समय संविधान करता है। देखो मौलिक अधिकार अन्य कानूनों से कैसे भिन्न है, अन्य अधिकारों से कैसे भिन्न है? अगर देखो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है ना, तो हमारा संविधान हमें गारंटी देता है कि आपको न्याय मिलेगा, और ऐसी गारंटी किसी अन्य अधिकार में हमारा संविधान नहीं देता। अगर हमारे किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो हम जिला न्यायालय जाते हैं, जिले के बाद उच्च न्यायालय जाते हैं, उच्च न्यायालय में अगर काम नहीं बना तो हम सर्वोच्च न्यायालय भी चले जाते हैं। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और हमें वहाँ न्याय मिलता ही मिलता है। सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर देती है, लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन अपनाना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता। देखो संविधान संशोधन यानी संविधान में कुछ अनुच्छेद या कुछ नियम है, उसमें बदलाव करना संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान संशोधन एक मुश्किल प्रक्रिया है, इसलिए मौलिक अधिकारों में अगर कोई परिवर्तन करना होता है तो हमें संविधान संशोधन प्रक्रिया से गुजरना होता है। लेकिन अगर अन्य अधिकारों में परिवर्तन है तो सरकार सीधा भी उसमें कर सकती है परिवर्तन, मामूली संशोधन के द्वारा। लेकिन अगर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो संविधान संशोधन अपनाना पड़ेगा, और संविधान संशोधन अपने आप में ही बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक है, देखो आगे क्या कहता है कि विधायिका, कार्यपालिका के किसी कार्य या निर्णय से यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उन पर
अनुचित प्रतिबंध लगाया जाता है तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर देती है। लेकिन मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं है। सरकार मौलिक अधिकारों के प्रयोग पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी लगा सकती है। देखो, सरकार अगर मौलिक अधिकारों का गलत यूज़ करती है, लोगों पर गलत प्रतिबंध लगाती है, तो न्यायालय है यानी हमारी न्यायपालिका बीच में दखल देती है और उस पर रोक लगा देती है। ऐसे कानूनों को वापस लेना पड़ता है सरकार को। लेकिन जब देश की सुरक्षा की बात आ जाती है और सरकार मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाती है तो न्यायालय भी इसमें दखल नहीं देता, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें हमारा देश जरूरी है, फिर हम हमारी बात खुद की करते हैं। देखो, अब एक एक करके हम अधिकारों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है समता का अधिकार, या फिर इसे बोले समानता का अधिकार। ठीक है, देखो, समानता का अधिकार भी हम उदाहरणों के जरिए समझने का प्रयास कहीं ना कहीं करेंगे। उदाहरणों के जरिए बहुत ही अच्छा हमें समझ आने वाला है। देखो, पहला उदाहरण है स्वदेश कुमार का। स्वदेश कुमार अपने गांव गया। स्वदेश कुमार एक व्यक्ति है जो अपने गांव जाता है। ठीक है, स्वदेश कुमार अपने गांव गया, उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्होंने चाय पीने की उनकी इच्छा होती है। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था और उसके मित्र की जाति जानने के लिए उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दे दी, लेकिन उसके दोस्त को कुल्हड़ में चाय दी। क्यों? क्योंकि वह दलित था। तो यहाँ क्या देखता है? यहाँ जातिवाद देखता है, यानी जाति के आधार पर दुकानदार ने भेदभाव किया। दूसरा उदाहरण, टेलीविज़न की एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि वे आगे समाचार न पढ़ें। वे सभी महिलाएं थीं, यानी 10 में से 4 महिलाएं थीं। इसका कारण ये बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी हैं, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमें लिंग भेद दिखता है, यानी लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। तो पहले उदाहरण में हमने जाति भेद देखा, दूसरे उदाहरण में हमने लिंग भेद देखा। देखो, आगे एक सारणी दे रखी है भारतीय संविधान का। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है भाग 3 के अंतर्गत। देखो, इसमें समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के बारे में दे रखा है। एक एक अधिकार के बारे में यहाँ अच्छा खासा दे रखा है। तो ये सारणी आप कहीं ना कहीं 3-4 बारी पढ़ लीजिएगा, तो इसमें एक एक अधिकार के बारे में आपको पता लगेगा। बाकी थ्योरी में तो ये पूरी सारणी रिपीट हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको थ्योरी ही करवा देता हूँ। देखो आगे ये क्या कहते हैं। देखो, समानता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। देखो, पहले उदाहरण में हमने जातिवाद देखा, दूसरे उदाहरण में हमने लिंग भेद देखा। तो ये सभी प्रकार के भेदभाव है ना, चाहे जाति के आधार पे है, लिंग के आधार पे या कोई धर्म के आधार पे भेदभाव है, इन सबको समाप्त करना ही समानता के अधिकार का कहीं ना कहीं उद्देश्य बनता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे कि दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल में समानता के आधार पर प्रवेश देता है लोगों को। यानी जो सार्वजनिक स्थल है, फिर चाहे दुकान है, होटल है या कोई भी और सार्वजनिक स्थल है, सब में लोगों को समान ट्रीटमेंट दिया जाएगा। किसी से कोई अच्छा या बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, किसी भी आधार पर कहीं ना कहीं भेदभाव अगर किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इनमें से किसी के एक आधार पर प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। देखो, यहाँ पर एक शब्द लगा हुआ है, केवल धर्म, यानी केवल शब्द का यहाँ पर बहुत बड़ा महत्व है। कैसे बड़ा महत्व है? यानी धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं कर सकते हम, मूल वंश के आधार पे नहीं कर सकते, जाति के आधार पे नहीं कर सकते, लिंग के आधार पे नहीं कर सकते, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर। यानी 1 धर्म, मूल वंश 2, जाति 3, लिंग 4, जन्म स्थान 5, इन पांचों के आधार पे हम भेदभाव नहीं कर सकते। इन पांचों के इकट्ठे के आधार पे या इन पांचों के में से किसी एक के आधार पे भेदभाव नहीं कर सकते। लेकिन इन पांचों के अलावा अगर कोई बात है ना, तो उसके आधार पे भेदभाव हो सकता है। इसलिए यहाँ पर केवल लगाया गया। इस स्टेटमेंट में केवल का बहुत ही बड़ा महत्व है। यानी ये जो 5 बातें दे रखी है ना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर कोई चीज़ है ना, तो उसके आधार पे भेदभाव किया जा सकता है। भाई देखा जाएगा कि वो उचित है कि गलत है। मान लो आर्थिक स्थिति के आधार पे, आर्थिक स्थिति के आधार पे तो भेदभाव हो ही सकता है कहीं ना कहीं। और या फिर कोई और चीज़ ले लो, वहाँ उसके आधार पे भेदभाव कहीं ना कहीं कर सकते हैं और वो कहीं ना कहीं उचित भी हो जाएगा, लेकिन वैसे ये उचित नहीं होता। ठीक है, देखो आगे देखते हैं। छुआछूत की प्रथा असमानता का सबसे बड़ा बद्धा रूप है।
समानता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। देखो छुआछूत यानी पहले ये भावनाएं चलती थी। जातिवाद में क्या किया जाता था कि अगर कोई दलित जाति का व्यक्ति गांव में प्रवेश कर रहा है ना, जो जहाँ पर ऊंची जातियाँ रहती हैं, तो वो थाली बजाया करता था, भाई गलती से हमें छू नहीं लें ये दलित जाति के लोग, भाई हम अपवित्र हो जाएंगे। तो ऐसी गंदी सोच भी समाज में कहीं ना कहीं विद्यमान थी, जो बहुत ही बुरी सोच थी। उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। देखो उपाधियों का अंत किया गया, यानी जैसे पुराने ज़माने में लोग जो थे या फिर राजा महाराजा थे वो उपाधियाँ धारण करते थे, महाराजा धीराज, धनानंद पधार रहे हैं, ऐसी कुछ चक्रवर्ती, विक्रमादित्य, कैसी कैसी उपाधियाँ धारण करते थे। ये उपाधियाँ क्या दिखाती है हमें कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से ऊपर बताती है, यानी ये व्यक्ति ऊपर है इसलिए उसने उपाधि धारण कर ली, दूसरा व्यक्ति ऊपर नहीं है इसलिए उसको कोई उपाधि नहीं मिली। तो इससे भेदभाव कहीं ना कहीं बढ़ता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 18वें अनुच्छेद में लिखा गया है कि हमारा संविधान उपाधियाँ किसी को भी वैध नहीं करेगा या किसी को भी नहीं देगा और किसी को भी इसकी अनुमति नहीं देगा, सिवाय 2 क्षेत्रों को छोड़ के, शिक्षा का क्षेत्र और सेना का क्षेत्र। सेना में आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल आदि उपाधियाँ होती हैं। शिक्षा में जो PhD कर लेता है उनको डॉक्टर की उपाधि मिलती है। तो इन 2 क्षेत्रों को छोड़ के किसी भी अन्य प्रकार की उपाधि लोगों को नहीं दी जाती है। अनुच्छेद 16(4) देखो अनुच्छेद 16(4) में क्या लिखा है। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी एक वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों में आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। देखो जो राज्य है ना, राज्य समाज के ऐसे समुदाय जो पिछड़े हुए हैं या जिनका प्रतिनिधित्व अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, तो उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने के लिए राज्य कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था करता है। आरक्षण आप आने वाले चैप्टर में पढ़ोगे या इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर यहाँ पर आरक्षण समझाने लग गया तो चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था यानी कुछ सीटें ऐसी लोगों के लिए आरक्षित कर देना जो समाज में पिछड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं आरक्षण की व्यवस्था होती है और ये कहीं ना कहीं हमारे अनुच्छेद नंबर 16 में कहीं ना कहीं दी गई है। ठीक है, देखो प्रस्तावना में समानता के बारे में 2 बातों का उल्लेख किया गया है। हमारी जो प्रस्तावना है संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना ही आती है। उस प्रस्तावना में पूरे संविधान की रूपरेखा होती है। तो अगर प्रस्तावना की बात करें तो यहाँ समानता से लेकर 2 बातों का उल्लेख है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरी है अवसर की समानता। प्रतिष्ठा यानी मानव गरिमा की समानता, यानी मानव गरिमा का ध्यान रखा जाता है। दूसरा अवसर की समानता, यानी हमें अवसर कितने मिलते हैं, गरीबों अमीरों सबको समान अवसर मिले, ये भी सुनिश्चित कहीं ना कहीं किया जाता है। अवसर की समानता का अर्थ है समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। फिर ये मैटर नहीं करता कि वो वर्ग कहाँ से बिलोंग करता है, डजेंट मैटर, भाई हर एक वर्ग का समान अवसर, हर एक वर्ग को समान अवसर कहीं ना कहीं मिलने चाहिए। ठीक है, देखो ये आगे क्या कहता है कि संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों को, महिलाओं को सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए एक योजनाएं बनाए और वह निर्णय लागू कर सकती है कि अपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में अवश्य सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यहाँ आरक्षण क्यों है। देखो हमारे देश में बच्चे, महिलाएं या फिर कुछ अन्य पिछड़े हुए समुदाय, कहीं ना कहीं उनको आरक्षण की व्यवस्था होती है। देखो हमने समानता के बारे में पढ़ा, यानी सबको समान व्यवहार सबके साथ किया जाएगा। लेकिन क्या समान व्यवहार हम उन लोगों के साथ कर सकते हैं? मान लो 2 लोग हैं हमारे पास, 2 जने हैं, 2 आदमी हैं हमारे पास। एक अमीर परिवार से आता है, दूसरा गरीब परिवार से। एक सुबह उठता है, खाना पीना अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, वीडियो गेम्स खेलता है, बड़े बड़े स्कूलों में जाता है, पढ़ता है, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। दूसरा व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है, सड़क के किनारे, सर पे उसके छत नहीं है, रात को ठंड में सोता है, सुबह उठते ही उसे काम करना पड़ता है, प्राइवेट स्कूलों के लिए पैसा नहीं है, सरकारी स्कूलों में धक्के खाता है। तो क्या इन दोनों को के साथ समान व्यवहार किया जा सकता है? कहीं ना कहीं जो समाज में पिछड़ा हुआ है उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, कहीं ना कहीं उसको एक सरकार का सहारा चाहिए होता है, तभी वो ढंग की ज़िंदगी जी पाएगा, तभी वो अपने जीवन में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब कर पाएगा। तो इस आधार पे कहीं ना कहीं इन लोगों को सपोर्ट देना एक कहीं ना कहीं ये आरक्षण हो जाता है, जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी
हो जाता है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। यदि आप संविधान की भावना देखें तो पाएंगे कि अवसर की समानता को पूरा करने के लिए यह जरूरी है भाई सभी लोगों को बराबर अवसर मिले। अब झोपड़पट्टी में रहने वाले लोग वो अवसर ग्रैब नहीं कर पाते जो बड़ी अमीर लोग कर लेते हैं, तो इसलिए सरकार का दायित्व है कि इनको थोड़ा सपोर्ट कर दे ताकि ये भी अमीरों की कहीं ना कहीं बराबरी कर सकें। ठीक है, तो यहाँ समानता का अधिकार कंप्लीट होता है। हम ये चैप्टर यहीं तक करेंगे, अगली वीडियो में स्वतंत्रता के अधिकार से करेंगे। धन्यवाद, टेक केयर।